चल इसको थोड़ा सही करो तो करना है कुछ काम। m इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बोलना पड़ेगा 5/, अगर ये 5/1 है तो ये अच्छा बोल रहा है, और अगर ये 5/2 है तो ये I1। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा क्या है, m इज इक्वल टू के L1 और, तो अगर हम दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दे दें तो दूसरा लगा लेना, और फ्लक्स और करंट दे दें तो पहला लगा लोगे ना। सवाल लिखो। कल बात हो चुकी है इस पर ठीक ठाक तरीके से, तो आज क्या करते हैं इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। एक फार्मूला और ड्राइव करवाऊंगा, कहानी क्या हो जाएगी पूरी। लिखिए, हमारे पास एक सवाल है। पहले एक फार्मूला और लिख लीजिए, एक नोट लगाइए और नोट लगा के एक फार्मूला लिखिए। आपने कहा था जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा एक करंट जनरेट हो जाएगी, सही है। प्राइमरी में अगर करंट है तो ईएमएफ किस में जनरेट होगा, सेकेंडरी में। म्यूचुअल इंडक्शन है कि नहीं पहले तो बताओ। इसका मतलब कुछ फील्ड लाइंस पहले की कहाँ से पास होंगी, दूसरे से पास होगी। इसका मतलब अगर हम पहले की करंट में कुछ भी बदलेंगे तो दूसरे का फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो घटाना है, घट रहा होगा तो बढ़ा देना। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। तो उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, देखो ई बराबर वहाँ क्या था -L di/, तो सेल्फ इंडक्शन में उसी का सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसी की करंट होती है, उसी का करंट चेंज होता है, और उसी का क्या होता है ईएमएफ। यहाँ क्या होगा देखो, अगर मैं लिखूँ E2, सही है, तो आगे क्या लगाऊंगा, L की जगह M1 या M2, ना तो M1 ना तो M2। कल क्या बात हुई है, M एक सिस्टम अरेंजमेंट का है, ये किसी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, तो ना तो यहाँ 1 होगा ना यहाँ 2। ये इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन है। फिर क्या लिखेंगे हम, di/dt। जरा मुझे ज्ञान दो, ये ईएमएफ किस में इंड्यूस करवाया है यार, दूसरे में। तो करंट किस में चेंज करवा रहे होगे, पहले में। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, di1/dt। इसका दूसरा फार्मूला देखो, अगर मैं कहूँ नहीं मुझे किस में इंड्यूस ईएमएफ चेक करना है, पहले में। मान लेते हैं अब करंट किस में है, दूसरे में, और इंड्यूस ईएमएफ किस में है, पहले में। बोलो फार्मूला क्या होगा, -M, M1 या M2, ना तो M ना तो M2 ना तो M1, सिर्फ क्या होगा M। आगे क्या लिखेंगे, करंट होगी di/2। क्या फार्मूले में कहीं कोई फ़र्क है क्या, E बराबर -L di/dt, E बराबर -M di/। तो म्यूचुअल इंडक्शन में ईएमएफ सेकंड में है तो करंट पहले में, ईएमएफ पहले में है तो करंट किस में होगी, दूसरे में होगी। छाप डालो, ये मत लिख देना ऊपर वाला, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ। तो बेटा दो फार्मूले आपको याद रखना, एक फार्मूला इस ऐसे और एक फार्मूला ऐसे। वैसे याद नहीं रखना चाहिए, सिंपल सी बात है। म्यूचुअल इंडक्शन है तो करंट हम एक में बदलेंगे और ईएमएफ किसी दूसरे में ऑब्जर्व करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये याद ही रख लो दोनों अलग अलग। आप बस समझ लो कि हाँ एक में हम करंट वेरिएशन करेंगे तो दूसरे में हम इंड्यूस ईएमएफ देखेंगे। और सेल्फ इंडक्शन में क्या था, जिसमें करंट वेरिएशन होगा उसी में हम इंड्यूस ईएमएफ देखेंगे। ठीक, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, इससे भी सवाल है और इससे तो भर भर के सवाल है। तो E बराबर 5/I है, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे वो म्यूचुअल। अगर सेल्फ इंडक्शन होगा तो L बराबर 5/I, जिसका 5 उसका I। म्यूचुअल हुआ तो फ्लक्स पहले का तो करंट दूसरे का, या फ्लक्स दूसरे का तो करंट, बस यही फर्क। ई का एक ही फार्मूला, ई बराबर इंडक्टेंस इंटू di/। अब म्यूचुअल है तो M डाल देना और सेल्फ है तो L डाल देंगे, ठीक है ना। M किसी का नहीं है, M ना तो पहली कॉइल का हम देते हैं ना हम दूसरी। हम आपको जब भी M देंगे हम आपको बता देंगे कि इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्शन है।
वहाँ से m बराबर लिखा है K L1 L2, तो ये K क्या है बेटा, कल बात हुई है, दिस इज कॉल्ड कपलिंग कोफिशिएंट। जितना ज़्यादा फ्लक्स का लीकेज होगा मतलब पहले की फील्ड लाइन दूसरे से जितना पास होके जाएंगी, K की वैल्यू इतनी क्या होगी, पहली ने 1 लाख प्रोड्यूस किया, 1 लाख क्रॉस कर गई दूसरी से, K बराबर 1। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स लीकेज पहले का किस पर, दूसरे पर। तो कपलिंग कोफिशिएंट बहुत क्या रहा, मैक्सिमम। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 1। और मैं कहूँ यहाँ से 1 लाख प्रोड्यूस पे 50,000 पहुँचे 0.5, सही है ना। मैं कहूँ 1 लाख प्रोड्यूस पर 10,000 पहुँचा, नहीं बेटा 0.1 कपलिंग कोफिशिएंट बता रहा हूँ। 1 लाख प्रोड्यूस पर 80,000 पहुँची, 0.8 कर लेंगे ना। ठीक, चलिए सवाल लिखिए। अब सवाल देख लो, हम जब भी कोई सवाल में गाना गाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन, या तो पहला फार्मूला, या तो m निकालने के लिए, और तीसरा फार्मूला E बराबर -m/di/, यहाँ से भी m निकलता है। कैसे, EMF दे दें, di/dt का चेंज दे दें, क्या निकाल दें, तो m के टोटल 3 फार्मूले। फाई आई की बात करें तो पहला, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो दूसरा, और EMF की बात करें तो तीसरा। आप तसल्ली से सवाल पढ़ो। अगर म्यूचुअल इंडक्शन निकलवा रहा हूँ तो तीनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करवाऊँ। सवाल लिखो, 3 सवाल करने हैं, सामने फार्मूला है, टफ कोई चीज़ होती नहीं है ना। लिखो, उन्हें हमको कहा है इन ए प्राइमरी कॉइल करंट इज इक्वल टू IP इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये नीट का ही सवाल है। एंड फ्लक्स लीकेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू 10 वेबर। फाइंड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम। फाइंड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम। ये आपका सवाल 2 आ जाएगा, बहुत बड़ी 2 आ जाएगी। देखो कितने आसान आसान सवाल आते हैं। तो m बराबर हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए फाई सेकेंडरी अपॉन करंट प्राइमरी, सही है। ये कितना है 10, ये कितना है 5, कितना आ गया 2, क्या हेनरी। यूनिट बोलना पड़ेगा वरना ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 2 हेनरी। चलो अगला लिखो। द सेकेंड क्वेश्चन इज, तसल्ली से करो, बड़ा आसान है टॉपिक पूरा। L1 इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी, अच्छा, एंड L2 इज इक्वल टू 8 मिली हेनरी, अच्छा, एंड द कपलिंग कोफिशिएंट इज, पहले का 40% और दूसरे में कपलिंग कोफिशिएंट इज 100%। दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू बताइए। इसका मतलब अब उसमें ना तो, हाँ 1.6 नहीं आएगा, 8 दूनी 16 मिली हेनरी। मिली में मत कन्वर्ट करो उसको वैसे मिली के साथ ही सॉल्व कर दो तो बस। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। अब एक इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, दूसरा, m इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 और L2, कर लो आसान। हाँ बेटा, पहला आंसर ये रहा अपना। फार्मूला है m इज इक्वल टू K, क्योंकि दोनों कॉइल का इस बार सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है तो कपलिंग कोफिशिएंट दिया गया है तो फार्मूला अप्लाई किया। पहले का है m इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी रहेगी, 40% का मतलब 0.4, L1 कितना है 2, नहीं -3 रहने दो भी, और ये कितना है 8 दूनी 16, 4 बाहर, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 1.6 मिली, सही है ना। ओके, एंड द सेकेंड आंसर इज, फार्मूला तो वही रहेगा बेटा, सही है ना, L1 एंड L2। K कितना इस बार 100% का मतलब 1, तो ये आ गया
2 मिली इंटू 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 4 मिली। छाप किसमें मैंने कुछ कहा था? हाँ मैंने बोला था सॉरी फॉर दैट, आएगा बिल्कुल आएगा, है ना, दिमाग कहीं रहा होगा। ठीक, 1.6 मिली हेनरी। अच्छा मेरे दिमाग में चल रहा था वो -10⁻³ माइनस है ना, तो उसको वहाँ मत लिखो, सीधा सीधा मिली हेनरी में ही क्या कर लो, हाँ कॉल कर लो, ये कहने का मतलब। ओके कर लोगे ना भाई। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर आप फार्मूला याद रखोगे, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल हो, तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। अगला सवाल करिए इसका। ये सवाल भी देखो नीट में आया हुआ है। नीट ऐसे छोटे छोटे सवालों से बनता है बेटा, कोई बहुत बड़े सवाल नीट में नहीं आते, बस टॉपिक आपको क्या होना चाहिए याद। उन्हें कहा हमने सवाल लिख लीजिए, सवाल की एक फॉर्म है एंड वो सवाल है इन ए कॉइल करंट चेंज फ्रॉम, लिखिए इन ए कॉइल करंट change from, in a coil current change from 10 ampere to 5 ampere in 0.1 second, 10 ampere to 5 ampere in 0.1 second, then induce EMF in secondary coil is equal to 50 millivolt. Find the value of mutual inductance. Find the value of mutual inductance. ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालिए। बिल्कुल सीधा फॉर्मूले पे है, फॉर्मूला रखिए, देखना पड़ेगा, 100 आ जाएगा उम्मीद है, 10 5 50 मिली, हाँ 1 मिली हेनरी है, हाँ 10⁻³ है ना, 1 मिली हेनरी है, क्योंकि 50 किस में है, मिली वोल्ट में ना, तो इसको वोल्ट में क्या कर लूँ, हाँ तो मिली में आ जाए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग फिजिक्स पढ़ लोगे, बिल्कुल यार आसान है फिजिक्स, मालूम है तुमको। देखो बायो में इतना कुछ याद करना पड़ता है, यहाँ क्या लिखना है, E इंड्यूस बराबर -M, क्या लिखना है, DI/dt। इंड्यूस किसका है, तो करंट किसकी होगी, आ जाओ, कितना है बेटा ये 50 मिली ना, तो 10⁻³ हमें क्या चाहिए, M चाहिए। DI कितना चेंज किया करंट ने, 10 से कितना 5, तो फाइनल -5 - 10 कितना बचा, कितना समय लगा, पॉइंट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 50 से 50 क्या हो गया, कैंसिल, बोलो M = कितना आ गया, 10⁻³ हेनरी, या इसी को क्या बोलेंगे 1 मिली। लिखिए, तो मैंने 3 फार्मूले थे, तीनों पे मैंने आपको सवाल बता दिए, ठीक है ना। सवाल तसल्ली से जब पढ़ लोगे, फ्लक्स करंट की बात करें तो पहला फार्मूला लगाना है, और L1 L2 की बात करें तो दूसरा, और EMF और चेंज इन करंट की बात करें तो तीसरा। कभी कभी हम इंड्यूस EMF ही पूछ लेंगे, हम आपको M दे देंगे, DI/dt का चेंज दे देंगे, आपसे पूछेंगे इंड्यूस EMF बता दो। तो अगर करंट प्राइमरी में चेंज करेंगे तो EMF सेकेंडरी में पूछ, लेकिन कभी कभी क्या होगा यार, प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे, प्राइमरी का ही क्या पूछ लेंगे, इंड्यूस EMF, तब क्या करोगे, तब वो सेल्फ इंडक्शन हो गया, तो फिर लिखोगे E बराबर -L DI/dt। जैसे कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे प्राइमरी में इतनी करंट चेंज हो रही है, सेकेंडरी पर उसके सामने रखी है,
बताओ प्राइमरी में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो सेकेंडरी की बात करके भी किसकी ईएमएफ पूछेगा वो, प्राइमरी। तो क्या मान लेना, तो जिसमें करंट चेंज है अगर उसी का ईएमएफ है तो सेल्फ, और करंट एक में और ईएमएफ दूसरे में तो म्यूचुअल। क्या समझ आएगा, काम पूरा हो गया है। एक फार्मूला ड्राइव करना है, निकालते हैं। और तो एक नोट लगाइए, नोट लगाइए, बहुत आसान है। फिजिक्स बहुत क्या होती है, बायो तो फिर भी टफ है। बायो पहले यहाँ रटो, पढ़ो, समझो, एक एक बात है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पहले क्या करो, समझो क्या बोल रही है, क्या कह रही है, फिर उसको घर जाके याद करो, फिर समझो, फिर याद करो। यहाँ क्या है, E बराबर माइनस एम डी आई बाई, बस अब जब भी सवाल आएगा इसी फार्मूले पे है। और वहाँ क्या है, सवाल घुमा दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया। तो बायो, मुझे तो लगता है बायो क्या है, ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू द फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूला याद है, समझ में आ गया फार्मूला तो सवाल हो गया, नहीं आया तो। अब आपकी गणित कमज़ोर होती है, इसीलिए आपको क्या नहीं आती फिजिक्स। गणित को क्या करिए, मजबूत करिए बेटा। कितने लोगों ने मजबूत किया है, साल गुजर जाता है, मालूम है, 5-5 साल हो जाते हैं, क्या नहीं आती, मैथ नहीं आती उनको। दिस इज़ द प्राइमरी कॉइल और ये है बेटा सेकेंडरी कॉइल। ऐसे मत बनाइए, ऐसे ही बना लीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने पूछा है हमें फार्मूला चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन का इन दोनों के बीच में। हम ये मान के चल रहे हैं इनके बीच कपलिंग कोफिशिएंट कितने का है, 1 का। इन द टर्म्स ऑफ किसके बेटा, इसका L1 माना है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, इसके कितने हैं, N2, इसकी रेडियस कितनी है, अरे बोलो ना, R1, और इस भाई की रेडियस कितनी है। तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस में फॉर्मूला चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन का। निकाल पाओगे, ऐसे मत देखो यार। M बराबर क्या लिखोगे, K अंडर रूट L1, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1, आपको याद नहीं होगा, म्यू नॉट N1 स्क्वायर पाई R1 अपॉन 2। अच्छा बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2, म्यू नॉट N2 स्क्वायर पाई R2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को क्या कर दो, रख दो, आंसर लो। हम ये मान लेते हैं दोनों की रेडियस भी क्या है, अरे रेडियस भी क्या है बेटा, सही, वरना सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इफ़ वी अज्यूम R1 बराबर क्या है, तो इसी को क्या मान लेते हैं अपन, R। अब कर लो, जैसे मैं प्लेस करूँगा, अब चेक करो K की वैल्यू कितनी आ गई, 1। म्यू नॉट का स्क्वायर हो गया, अरे बोलो ना, और यहाँ N1 स्क्वायर, और यहाँ तो यहाँ N1 भी बाहर आएगा और N2 भी बाहर आएगा। पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, R इंटू आर स्क्वायर, 2 गुणा 2, 2 स्क्वायर, सारे टर्म्स क्या कर लो, रूट्स के क्या कर लो, बाहर निकाल लो। बोलो क्या बचा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R बाई 2। अरे क्या ऐसे भूल रहे हो, L1 L2 लिखोगे ना, तो L1 L2 के टर्म देखो, म्यू नॉट स्क्वायर, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, पाई 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 स्क्वायर, R स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सब रूट के क्या है अंदर, सब पे क्या लग गया, स्क्वायर, सारे टर्म्स को क्या कर लो, तो यही तो बचेगा, याद रखना इसको। बस एक फार्मूला मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इसको याद करके रखिएगा, भूलिएगा मत, वरना आपका सवाल क्या हो जाएगा, एक सवाल आप गलत कर देंगे। हम बोलेंगे 2 कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इतना इतना है, रेडियस सेम है, बताइए उनके बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R बाई 2, याद होना चाहिए। अगर अलग हो गई तो फिर यहाँ R1 लिख देना है, यहाँ R2। अब वो R1 R2 बाहर नहीं आएंगे, रूट के क्या रह जाएंगे अंदर। तो मैंने आपको तरीका समझा दिया। अगर उन्होंने कहा रेडियस अलग अलग है तो दोनों का L1 L2 अलग अलग लिख के फिर फार्मूले पे रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस चांसेस होते हैं कि हम रेडियस भी क्या कर दें,
सेम, हाँ हम नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखेंगे, अलग अलग। तो सवाल ऐसे बनाएंगे कि दो कॉइल्स हैं जिनका डायमेंशन क्या है, सेम है, एक में 500 टर्न्स हैं, एक में 1000 टर्न्स हैं, उनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, बताइए उनके बीच कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो आप सीधा ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। बहुत कम चांसेस होते हैं कि रेडियस अलग अलग हो जाए, क्योंकि अगर रेडियस अलग अलग कर देगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, जो फिर रूट के अंदर R1 भी आ जाएगा और R2, क्योंकि R1 इंटू R2 R स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा फिर, तो रूट के क्या रहेगा अंदर। जैसे अगर R1 R2 होता तो यही फार्मूला क्या बनता, म्यू नॉट N1 N2 अंडर रूट R1 R2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन बनाने वाले पे कि वो आपको आसानी देना चाह रहा है, ठीक है, हो जाएगा भैया, ओके। अगर यही कहता बेटा 2 सोलेनॉइड है तब क्या करते हैं आप, इसके लिए ड्राइव करके देखो, देखो दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। मैंने आपसे कहा 2 क्या हैं, 2 सोलेनॉइड्स हैं, फार्मूला याद है सोलेनॉइड का, बताओ जरा तो, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। बहुत अच्छा, मेरे को हर्ष उल्लास हो रहा है कि तुमको फार्मूला याद है, प्लीज़ आ जाइए। नहीं यार आसान होता है, एक मास्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चे क्या कर लें, खूब ईमानदारी से और मेहनत से क्या कर लें, तैयार कर लें बेटा। मैंने कहा एक के N1 टर्न्स थे, दूसरे के कपलिंग कोफिशिएंट बताओ कितना होगा इसमें, कपलिंग कोफिशिएंट कितना होगा, 1 के बराबर ना। अरे ओवरलैप मस्त हुआ है, 1 लाख पहले ने प्रोड्यूस किया तो 1 लाख दूसरे से क्या होगा, पास होगा। प्लीज़ आंसर लाइए, इनके बीच कितना म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको दोनों का सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला याद है तो सवाल तो आसान है, ठीक है। याद है आपको, L1 आ जाइए, म्यू नॉट बोलिए N1 स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई, अच्छा बोला, इनटू L2 म्यू नॉट N2 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों की रेडियस क्या रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक रॉड पर क्या की गई हैं, लपेटी गई, ठीक। चलो म्यू नॉट स्क्वायर बाहर आया, N1 स्क्वायर से पाई, N2 से N2 पाई स्क्वायर से पाई, आर स्क्वायर से और एल स्क्वायर से, छाप लीजिए। ए बेटा आर स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, एरिया किसका, बहुत बड़ा, एरिया ऑफ, लिख लीजिए, कर लेंगे। वो मत याद करेगा चलेगा, कॉइल का तो नहीं पूछा गया, लेकिन किसका पूछा गया है, सोलेनॉइड्स का, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ, उसको गैप कर देता हूँ, हट जा भाई तुम, इसको काट ही दो, इसकी कोई ज़रूरत, आपको अभी गुरुजी लिखवाए वो रहने दो। मास्टर वो है जो बता देगी कभी नीट में सवाल तो याद ना करना, पहला मत याद करना, दूसरा याद करो, सोलेनॉइड्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिजिक्स में बहुत टफ ऑफ नहीं है, बस 1-2 चैप्टर मेहनत करके क्या कर लो, पढ़ लो, ताकि मैथमेटिक्स क्या हो, अच्छी से उसके एप्लीकेशंस तुम सीख लो, तो फिजिक्स आसान है। दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। काम क्या हो गया अपना पूरा, तो हमने सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट किया, हमने म्यूचुअल, हमने फैराडे पढ़ा और हमने लेंज, तो टोटल कितने टॉपिक पढ़े, 4, फैराडे, लेंज, सेल्फ और म्यूचुअल। आपको ऐसे याद होना चाहिए उसके एप्लीकेशन, सवाल सब। नेक्स्ट इज मोशनल ईएमएफ। अब टॉपिक जो है रिलेटिवली बहुत आसान है ना, तो इसको लिखने के बाद लिख लिया, इसको लिख लो,
लिखने के बाद हम पढ़ेंगे बेटा, हेडिंग डालिए आप, मोशनल ईएमएफ। एक फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा टॉपिक है, सिर्फ बेस्ड है लेकिन बहुत क्या है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द मोशन, मोशन के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाए, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक, इसको लिख लिए, बोलिए ओके। इसको हटाते हैं, मेहनत से पढ़िए, बहुत समय है ना आपके पास। डॉक्टर बनने के लिए बस 1 साल 2 साल की थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाए। नीट बहुत टफ नहीं है, बस नीट को समझ लेना चाहिए कि नीट है क्या, और प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग 12वीं में होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी क्या है मैं नहीं समझ पाता, उनको 12वीं में नंबर ज़्यादा चाहिए या उनको नीट में एडमिशन चाहिए। आइए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए तो फिर दिन रात क्या करिए, 12वीं की तैयारी करिए, फिर दिन रात पढ़ना पड़ेगा। आँखों पे एक मोटा सा क्या लगाइए और स्टार्ट हो जाइए 12वीं की तैयारी के लिए। ऐसा होता नहीं, लेकिन आइए बहुत ध्यान से टर्म सीख लीजिएगा, वरना एक भी सवाल समझ नहीं पाएंगे। मैंने एक रॉड ली है, एक मेटेलिक रॉड, ठीक है ना, सपोज करो एल्युमिनियम या कॉपर की बनी। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है और बी का मैग्नीट्यूड है बी, और ये कैसी है, यूनिफॉर्म। सारे केसेस किसके रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म देते नहीं है, वरना वो वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे ईएमएफ की। तो हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। फील्ड कैसी है, क्रॉस में है या डॉट में है, क्रॉस का मतलब फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, और इस बोल्ट के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। वैल्यू कितनी है उसकी, बी। इस रॉड की जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, एल। हमने इस रॉड को कितनी स्पीड दी है। अब 3 टर्म्स पूरे टॉपिक में चलेगा, मोशनल ईएमएफ में 3 ही टर्म्स हैं, स्पीड, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इन 3 बातों को समझ ले तो इसका हर सवाल आप बहुत आराम से कर सकते हो। देखो, हाँ ठीक है, आपने एक मेटालिक रॉड को v स्पीड से आगे बढ़ाया, आप एक फार्मूला पढ़ते हो, अगर चार्ज मोशन में हो तो उस पर फार्मूला होता है QVB, सही है। हाँ, आप आगे क्या ले लोगे, साइन थीटा। मुझे बताओ, यहाँ सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि ये मेटालिक रॉड है और मेटालिक रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज करो, और ये रात किस स्पीड से जा रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको कितनी दिखेगी, रेस्ट पर है मोशन में। अरे मैं ना सड़क के किनारे खड़ा हूँ, ट्रक जा रही है, ट्रक पे आदमी बैठा है, आदमी किस में दिखेगा, मैं ज़मीन पे हूँ, आदमी ट्रक पे है, आदमी ट्रक पे बैठ के जा रहा है, वो मुझे किस में दिखेगा, मोशन, बस ट्रक के रिस्पेक्ट में। अच्छा बोल रहे, आप ज़मीन पे, इसको देखिए, मोशन में या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे। तो आप मुझसे पूछिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताइए, आप कहेंगे जो स्पीड रॉड की, आप क्या बोलेंगे, v स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है। मुझे बताओ, अगर v स्पीड से आगे जा रहा है तो फोर्स बराबर क्या हो गया, QVB। साइन कितना, अरे b अंदर है, v इधर है, एंगल कितना बन गया, फोर्स कितना लगा, QVB। किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को किधर धक्का मारेगा, ऊपर या नीचे, थंब वेलोसिटी की दिशा में। अरे रुकना, 4 उंगलियां, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे। अब कॉन्सेप्ट सुनो, इसका मतलब जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड मोशन में होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेशन। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ऐसे क्या हैं, बहुत सारे। तो यहाँ इफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ तो डिफिशिएंसी के कारण ऊपर पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी और नीचे नेगेटिव। तो ये ऐसे प्रतीत होगी बेटा, ये रॉड नहीं बल्कि क्या बन जाएगी, एक बैटरी, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ऊपर वाला क्या बनेगा, हाई पोटेंशियल, और नीचे वाला, और इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक इंड्यूस।
दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। सिंपल सी बात है, अगर कोई रॉड जिसके पास v स्पीड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई इंड्यूस बराबर एल डॉट बी क्रॉस बी, माफ करना बी क्रॉस बी होता है, एल डॉट बी क्रॉस बी। ये फार्मूला खुद में ही बहुत क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए हम कभी इस फार्मूले से कोई कैलकुलेशन नहीं करते। लेकिन ये फार्मूला आपको कुछ बातें बताता है। पहला, अगर आपको किसी भी रॉड से इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तो 3 क्वांटिटीज़ हैं, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ। इनमें से कोई भी दो आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल, ना तो ऐसे दोनों होने चाहिए, तीनों में से दो, ना तो ऐसे हो गए या ऐसे हो गए, ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। पहली बात ये समझ में आई। और दूसरा, तीनों के तीनों अगर को प्लेनर हो गए, को प्लेनर का मतलब अगर इस बोर्ड के प्लेन में बी भी आ जाए, वी भी और एल भी, तो मान के चलना फिर कोई ईएमएफ नहीं होगा। तो 2 कंडीशंस में रॉड पर कोई ईएमएफ नहीं होगा। 3 में से 2 पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएं, या तीनों क्या हो जाएं, को प्लेनर, ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे फिर नोट लगा के, ई इंड्यूस इज इक्वल टू 0 इफ तीनों में से 2 को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ओह वाह बहुत बढ़िया, 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स। आगे क्या लिखूं मैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। और दूसरा, इफ अच्छा बता रहा है यार तू, ऑल द 3 आर प्रेजेंट इन सेम प्ले। आप तसल्ली से बोल देना, ई इंड्यूस इज इक्वल टू, छाप। तो पहले तो दिमाग में ये फोटो लेके आओ कि तीनों में से 2 पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होने चाहिए और तीनों को प्लेनर नहीं होने चाहिए, तब इंड्यूस ईएमएफ देखिए। ये मैं नहीं बता रहा, ये फार्मूला बता रहा है, ये फार्मूले का एक्सप्लेनेशन है जो मैं बता रहा हूँ। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जब आप डॉट क्रॉस की डायरेक्शंस को चेक करोगे तो आपको कहना पड़ेगा तीनों में से 2 पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होने चाहिए, या तीनों को प्लेनर नहीं होने चाहिए फॉर द इंड्यूस ईएमएफ। तो आप ऐसे इमेजिन रखो कि अगर वी, एल और बी में कोई भी 2 क्या हो गए, पैरेलल या एंटी पैरेलल, आपको क्या कहना होगा, ई इंड्यूस इज इक्वल टू 0। या तीनों क्या हो जाए, को प्लेनर, तभी आपको क्या कहना होगा, ई इंड्यूस इज 0। छापिए। अभी तीनों कैसे हैं, वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है, लेंथ भी बी के परपेंडिकुलर है और वी एल के परपेंडिकुलर है। तो अभी तीनों म्यूचुअली क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सबसे मस्त ईएमएफ आपको दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से 2 क्या हो जाएं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ईएमएफ क्या हो जाएगा, जैसे वी और एल, जैसे रॉड ऐसे खींच रहे हो ना, तो अभी एल वी के क्या है, लेकिन रॉड को ऐसे खींचा जाए तो अब लेंथ भी वी के क्या हो गई, एलॉन। तो अगर इसी रॉड को मैं ऐसे करके ऐसे आगे लेके आऊँ, अब बोलोगे वी पैरेलल टू एल, ईएमएफ क्या हो गया, 0। या मैं रॉड को ऐसे ऐसे रख दूं, सही है, अब अंदर की तरफ लेके जाऊं, क्यों, क्योंकि बी किधर है, अंदर, वेलोसिटी भी किधर हो गई, अंदर। तो इस बार वी और बी क्या हो गए, पैरेलल। तो आप ऐसे याद रखें, तीनों में से अगर 2 क्या हो गए, पैरेलल या एंटी, तो आप बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू 0। या तीनों क्या हो जाएं, को प्लेनर। को प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, तब भी इंड्यूस क्या होगा, 0। तो पहले होगा कितना इसको मत देखो, ये देखो कि होगा कब और कब नहीं होगा।
तो दिमाग में फ़ोटो बनाओ, तीनों में से दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होने चाहिए दो, या तीनों को प्लेनर नहीं होने चाहिए। सही है, इतना लिख लिया। हाँ, मैं हटा नहीं रहा बेटा, मैं बस इसको साइड कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो जब इंड्यूस ईएमएफ होगा तब वैल्यू क्या होगी उसको लिखते हैं। तो वैल्यू के लिए आप ये फार्मूला लिखें, ई इंड्यूस इज इक्वल टू वी बी, और आगे क्या लिखेंगे, एल इफेक्टिव। उसकी वेलोसिटी पकड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड पकड़ लो, और उसका एल नहीं, एल इफेक्टिव। याद है एल इफेक्टिव क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ, बोलो बेटा, एंड्स ऑफ रॉड, रॉड के एंड के बीच का मिनिमम दूरी। और दूसरी बात, इस फॉर्मूले में वी बी एल तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, वी बी एंड एल इफेक्टिव म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब कुछ बच्चे सवाल पूछ लेते हैं, एग्जामिनर तो इतना पागल नहीं है कि सवाल इतना सिंपल बनाएगा कि हर बार वी बी और एल को परपेंडिकुलर देगा। हाँ, नहीं देंगे। आप नहीं मिले जब परपेंडिकुलर तो कंपोनेंट ले लेना। क्या ले लेना, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कुछ इस तरह से लेना कि अब मैं ऐसे बोलता हूँ, आपको वी बी एल के वो सारे कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं जो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो आप सवाल को सामने से देखो, आपको लगेगा वी दिख रहा है, बी दिख रहा है, एल दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना दिमाग भिड़ाना है कि यार मुझे वी बी एल तीनों आपस में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अगर कोई परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके क्या ले लो, कंपोनेंट। वो परपेंडिकुलर नहीं होगा लेकिन उसका कंपोनेंट, तो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उसी को लेके क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले में हमको वी बी एल इफेक्टिव लेना है, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, किसके लिए, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा अगर तीन क्वांटिटीज़ में से दो क्या हो जाए, पैरेलल या एंटी पैरेलल। ये देखो, अगर हम ये देखें कि इंड्यूस ईएमएफ जीरो कब होगा, तो पहली कंडीशन है तीन में से दो क्या हो जाएं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, या तीनों क्या हो जाएं, सेम प्लेन में। अगर ये दो कंडीशंस नहीं है तो फिर उस रॉड पे क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है, और इसकी वैल्यू क्या है, वी बी एल इफेक्टिव। वी बी एल तीनों कैसे होने चाहिए आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब क्या है, अगर इतनी बात याद हो गई नहीं, आप सवाल सामने से पढ़ो। जब तुम सवाल पढ़ोगे तो तुम्हें वी दिखेगा, बी दिखेगा और लेंथ दिखेगा। अगर तीनों में से दो तुम्हें पैरेलल दिखे या एंटी पैरेलल, तुम ईएमएफ क्या बोल देना, जीरो। ना दिखें तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, फिर वैल्यू क्या होगी, वी बी एल इफेक्टिव, और तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसा कि ये सवाल है, करके देखिए, सवाल से भी समझ में आ जाएगा, है ना। हो गया है ये, अरे बहुत बढ़िया। सवाल बनाओ फिर। ये है बेटा सवाल, थोड़ा सा बड़ा है, तीन अलग अलग सवाल हैं इसमें, पहले देख लो फिर बना लेना। ये उन्होंने बी दे दी है, वैल्यू बी है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। हमें उन्होंने तीन रॉड अरेंजमेंट दिया। ये पहला रॉड दिया, वेलोसिटी वी दी, और लेंथ कितनी दी है, ये दूसरी रॉड दी है, वेलोसिटी कितनी है v, और लेंथ कितनी है बेटा 10। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ जाएगा इसको। एक तीसरी रॉड थी, तीसरी रॉड कुछ ऐसे रखी गई, वेलोसिटी है v, दिस एंगल इज थीटा एंड लेंथ है, निकाल। इन तीनों सवालों में हमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू चाहिए। हाँ, बहुत बड़े हैं। दूसरे में क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि v पैरेलल टू क्या हो गया, l। हाँ, आपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये दो क्या हो गया पैरेलल, तो कहानी क्या हो गई, ख़त्म। पहले का बोलो,
पहले का बोलो, क्या सब परपेंडिकुलर हैं? वी बी के परपेंडिकुलर है, एल बी के परपेंडिकुलर है, एल और वी आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली क्या है? ऐसा ही तो है, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या है? परपेंडिकुलर। मल्टीप्लाई कर दो, बोलो वी बी, बहुत बढ़िया। ये पहले का। बोल बेटा दूसरे का। ई इंड्यूस क्या हो जाएगा? कारण क्या है? वी पैरेलल टू एल। और तीसरे का पहले देख लो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वी और एल के परपेंडिकुलर, सही है, बट एक प्रॉब्लम है, एल और वी आपस में परपेंडिकुलर, तो पहले तो वेलोसिटी के क्या कर दो? कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट हुए? दो। ये कौन? वी साइन थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट लेना है? अब टर्म देखो, पहले किसको पकड़ते हैं? बी को, फिर किसको लेते हैं? तो v साइन थीटा एल और बी आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब वैल्यू क्या होगी? ई इंड्यूस इक्वल टू वी बी एल, आगे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। सही है। तो अगर कोई परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके दो कंपोनेंट लो, वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा। अब बी पकड़ लो, एल पकड़ लो, और एल के परपेंडिकुलर किसको पकड़ लो? वी साइन थीटा। और किसको छोड़ दो? वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा की कोई कहानी नहीं। बात समझ में आ गई? लिखिए। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट ले लीजिए। सही है, कंपोनेंट ले लीजिए, अपने आप टर्म्स दिख जाएंगे कि एल बी परपेंडिकुलर है, वी बी परपेंडिकुलर है, तो एल और वी परपेंडिकुलर होंगे किस कंपोनेंट के साथ? वी के साइन कंपोनेंट्स के साथ। अरे सही है ना? हाँ, एल का भी ले लो बेटा, आप चाहे वी का ले लो चाहे एल का। अब एल का लोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। तो हम वी के परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा? एल। तो अल्टीमेटली फार्मूला क्या बनेगा? वी बी एल साइन, चाहे वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो चाहे लेंथ का, इट डिपेंड्स ऑन यू। छापिए। बस फार्मूले के एप्लीकेशन ज़रूर समझ लो कि जब आप लिख रहे हो कि ई इंड्यूस इज इक्वल टू वी बी एल, तो वी बी एल आपस में क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं है तो लेके आओ, और हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो अगर तीनों में से दो क्या हो गए? पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो वैल्यू क्या बोल देना? तब कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वैल्यू तो जीरो हो गई, फिर कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ठीक? अरे कर लोगे ना? ठीक है। अब देखो नीट ने एक सवाल पूछा, ऐसे सवाल ना बहुत बार आपको मिलेंगे, टेस्ट में मिलेंगे खास करके। उन्हें सवाल पूछा कि देखिए एक क्रॉस की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने सवाल आसान बनाया था। देखो एग्जामिनर के दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं चलती मैं बच्चे को फंसा दूँ, साले को टांग दूँ, उसको मैं रोक दूँ कि वो सवाल ना लगा पाए, ऐसा उसके दिमाग में, ये हमारे दिमाग में चलता है एग्जामिनर टफ बना देगा। तो उसके दिमाग में आता है बच्चे हैं, उनको 180 सवाल करने हैं, तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्या दे दो? सवाल दे दो, ताकि वो लगा, पढ़े होगा तो लगाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लगा पाए। वो कंपोनेंट के भी सवाल दे सकते हैं। सोचो ना, नीट को समझने का क्या था, ये कंपोनेंट के भी सवाल दे सकते हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने दिया नहीं। उन्हें सीधा दिया वी बी एल, तीनों आपस में क्या रहेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इतना आसान सवाल बनाते हैं। ये देखो एक आर्क ले ली है, सेमी सर्कुलर आर्क है, रेडियस कितनी है इसकी? आर। वी स्पीड से ये नीचे की तरफ आ रहा है। बताइए, दिस इज पी, दिस इज क्यू,
P और Q के बीच में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? जल्दी बताओ, पाप लगेगा तुमको। साइन थीटा, जो लोग बोल रहे हैं 2VBR, वो बिल्कुल क्या है? सही। आप ये सोचो ना, थोड़ा सोचो। VBL, L इफेक्टिव कितना? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स 2R। अब ये लेंथ ये हो गई, तो जो L है वो L इफेक्टिव को देख के करना, इसको मत देखने लग जाना। तो ये L इफेक्टिव है, ये L है, V किधर है? नीचे, B किधर है? अंदर। क्या तीनों परपेंडिकुलर हो गए दूसरे? मल्टीप्लाई कर दो भैया, इंड्यूस बराबर क्या हो जाएगा? VB और L इफेक्टिव की जगह 2R। बोल कितना आ गया? 2VBR। अब नीट ने एक बात और पूछी, पोलैरिटी बताइए P और Q में कौन हाई पोटेंशियल एंड होगा? क्योंकि बैटरी बनेगी ना, तो इसका एक एंड हाई पोटेंशियल होगा, दूसरा पोलैरिटी प्रेडिक्शन के लिए मैं अब यहाँ से सिखा देता हूँ। फॉर द पोलैरिटी आपको अपना राइट हैंड यूज़ करना। कैसे? देखिए, थंब को वेलोसिटी की दिशा में कर दीजिए, चारों उंगलियाँ B की दिशा में, तो फेस ऑफ पाम जिधर होगा वो हाई पोटेंशियल एंड होगा। बोलो क्यों क्या होगा? हाई पोटेंशियल एंड। और P क्या होगा? लो पोटेंशियल एंड। तो कैसे निकालेंगे पोलैरिटी को? थंब कहाँ होना चाहिए? बोलो बेटा, थंब V की दिशा में, चारों उंगलियां B की तरफ, तो फेस ऑफ पाम क्या देगा? हाई पोटेंशियल एंड। लिखिए, कभी पोलैरिटी प्रेडिक्शन के लिए आई तो जैसा कि नीट में जब पूछा गया था, उन्होंने वैल्यू भी पूछी थी और साथ साथ पूछा था P और Q में कौन सा हाई पोटेंशियल एंड था। तो उन्होंने ऑप्शन बनाया था VBR, Q एट हाई पोटेंशियल, 2VBR, P एट हाई पोटेंशियल, 2VBR, Q एट हाई पोटेंशियल। तो हमारा आंसर कौन है? 2VBR, Q एट हाई पोटेंशियल। राइट हैंड लेना है, थंब को वेलोसिटी की दिशा में, चारों उंगलियां B की तरफ, तो फेस ऑफ पाम, हथेली जिधर होगी वो हाई पोटेंशियल एंड हो। ये मत कह देना 3 उंगली बनाई है। अरे 3 बनाओ या 2 बनाओ, इससे क्या मतलब? तुम्हारे को मतलब है आपकी चारों उंगलियां किधर होनी चाहिए? B की दिशा। और थंब किधर होना चाहिए? वेलोसिटी की दिशा। तो फेस ऑफ पाम, ये बैक ऑफ है, ये फेस, इसकी हथेली आपको क्या देगी? तो ये देखो ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तो फेस ऑफ पाम किधर गया? उस तरफ। तो उस तरफ कौन था? Q। तो Q क्या है? हाई पोटेंशियल। कर लेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल ना आपको करने होंगे। कुछ सवाल और करते हैं। अरे टफ नहीं है, बस तुम्हें V, B और L को देखना है। परपेंडिकुलर है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई परपेंडिकुलर नहीं है किसी का, तो एक काम कर लेना, उसका कंपोनेंट ले लेना, कंपोनेंट्स का परपेंडिकुलर वाला पकड़ लेना और पकड़ के क्या कर देना? मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? तो सवाल आसान है, सवाल करिए। लिख लिया इसको? ये पोलैरिटी प्रेडिक्शन कैसे करोगे? अब थक रहे हो तुम लोग? हाँ, जगाता हूँ, रुको। बायो में क्या पढ़ा हुआ है? बायो में क्या पढ़ा हुआ है? हाँ, जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है। जो चैप्टर भी पीछे ख़त्म हो, बायो कितने अंट के स्पीसीज हैं? ऑर्किड के 28,000 लिखा है। बीटल के? अच्छा बोल रहे, 1 लाख? 3 लाख है ना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। अमेरिका में नहीं, कहाँ? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका सूखा है, वहाँ रेन फॉरेस्ट कैसे है? कॉमन सेंस लगाया करो।
अफ्रीका सूखा है ना, वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ रेन फॉरेस्ट कैसे हो जाए? साउथ अमेरिका। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसमें देश यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, वो एक कंट्री है। अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ कॉन्टिनेंट। उसके 4 हिस्से हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ, दो हिस्से हैं, साउथ एंड, आपने कभी पढ़ा होगा घाना, नहीं घाना नहीं, इक्वाडोर, कहाँ है ये? अमेरिका का कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, क्यूबा, वो सब अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया क्या है और इंडिया क्या है, एक, तो यूएसए एक कंट्री है, यूएसए कॉन्टिनेंट, वो तो एक देश है। अमेरिका एक महाद्वीप है, उसके 2 हिस्से हैं, साउथ अमेरिका एंड, आप अर्जेंटीना का नाम सुनते हो फुटबॉल की टीम, वो कहाँ की है? वो अमेरिकन कंट्री वो भी है। यूरोप की है, अरे ना फिजिक्स आए, ना गणित आए, ना जीके आए, कुछ नहीं है। क्या आए? कुछ सीखा है? बुद्धि तो देखो क्या है, मोबाइल का यूज़ कर करके बुद्धि का विकास क्या कर दिया? खत्म। अब तुमको नहीं बोल रहा हूँ, सबको कलेक्टिव बोल रहा हूँ कि मोबाइल का यूज़ कर करके बुद्धि का विकास ही क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। वो साला विकसित ही नहीं हो पाया, वो चीज़ें ही नहीं समझ पाया। पबजी में तुमको बहुत आसानी से मारेंगे अगर तुम खेलने आ जाओ, तुम छुप ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए भी क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। कुछ तो विकसित करो बेटा, दिमाग को विकसित करो, समझो कि दुनिया क्या है। दुनिया नहीं समझ सकते तो कम से कम खुद को तो समझो, खुद क्या हो। नहीं समझ पाते, क्योंकि ये सब करने के लिए ना शांति से क्या करना पड़ेगा? शांति के साथ नहीं, शांति से क्या करना होगा? बैठना पड़ेगा। अब शांति कहाँ है तुम्हारे पास? हर 2 मिनट बाद तुम्हारा क्या निकल जाता है? फोन। मैं देख रहा था, पढ़ते पढ़ते फ़ोन निकाल के देख रहे होते हो। अरे देखना ही तो बाहर जाओ, 2-4 पिक्चरें डालो या डाउनलोड करो या नेटफ्लिक्स खोलो और तसल्ली से तकिया लगा के 2-3 सुकून से एकदम नहा धो के चिल करके सामने स्टैंड लगा के बैठो और सारा दिन, जितनी हिम्मत है तुम में, सारी दिन सारी रात देखते चले जाओ। ये क्या चुकुर चुकुर करना, हर 2 मिनट बाद मोबाइल निकाल के देखना फिर बच गया। जैसे हमारे ज़माने में तलब होती थी कि पिक्चर आज भाई देखनी है तो पता करो लैपटॉप किसके पास है, क्योंकि उस समय किसी किसी बच्चे के पास क्या होता था, यार 10-11 की बात है तो हम कहते यार अपना लैपटॉप दे भाई, वो देता। हम आते शाम को 6 बजे लैपटॉप लेके, नहा वहा के बिल्कुल खाना वाना खा के 7 बजे तक क्या हो जाते, पिक्चर स्टार्ट। कितनी हिम्मत है देखने की, सारी रात में देख डालो, कितना मूवी देख लो। एक एक दिन में 4-4 फिल्में देखी। तुम्हारे में इतनी हिम्मत, अब कलेक्टिव रहते 5-6 लोग बैठते और सारी रात क्या देखते, फिर महीनों क्या फिर मूवी देखने का मन ही ना करता। तो ऐसे चरस पूरी करनी चाहिए। अगर चरस है, अति कर दो इसकी, इतनी अति कर दो कि साला फिर मन क्या कहे, ये 2 मिनट बाद निकाल के रख लेना, फिर 2 मिनट बाद मन कहने लगेगा मोबाइल का। ऐसा मत करो। अगर तुमको कोई देखना है फिल्म ड्रामा, देख डालो। 2 देखनी है 2 देख डालो। 10 पिक्चरें देखनी है बेटा तो 10 देख ले, लेकिन तू देख ले ताकि तेरी चरस क्या हो जाए। फिर देख के तो क्या बोलेगा, बस बहुत हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना। ये तो 5 मिनट देखना, 10 मिनट पढ़ना, फिर 5 मिनट देखना, इससे पढ़ाई भी क्या होती है, इससे बर्बाद होती है। तो हम कहते हैं देखो भैया कुछ भी करो, 6 दिन अच्छे से पढ़ा करो, और 7वां दिन क्या है, 6 दिन पढ़ोगे तो 2 दिन कहाँ बचा। अरे हफ्ता कितने का होता है, मैं कह रहा हूँ 6 दिन पढ़ोगे, कह रहा है 2 दिन बचा। कॉमेडी समझते हो ना, हंसने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तुम नहीं भी बोलोगे तो हम क्या करेंगे, हम वही मान लेंगे ताकि बच्चे क्या करें। हाँ तो नॉर्मल चीज़ है। तो 6 दिन मस्त पढ़िए, और 7वां दिन क्या है फिर आपका। सैटरडे क्लास लेने के बाद किताब को ऐसे डाल दो कि दोबारा कभी देखने की ज़रूरत। तो सैटरडे 1 बजे से लेके संडे रात तक
सब कुछ क्या है, सारा दिन तुम्हारा, सारी रात तुम्हारी, सैटरडे की जो चाहे करो, फिल्में देखो, बाहर घूमो, भाग जाओ, लेकिन फिर संडे को वापस आ जाओ। अब फिर 6 दिन क्या करो। प्रॉब्लम ये है तुम 7 दिन ना तो सही से पढ़ रहे हो, ना सही से मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ना फिल्में देख पा रहे हो, तुम मर जी रहे हो। मोबाइल ज़्यादा चला ली तो दुख हो गया, पढ़ने लगे तो मोबाइल चलाने का मन कर गया, फिर मोबाइल चला ली फिर दुखी हो गए, यार पढ़ना चाहिए था, क्या हो गया। क्योंकि इंसान हो ना, अच्छाई तो सब में होती है, वो फील होगी तुमको। तो ऐसे किया करो। और कोई कहे नहीं मेरे को और मज़े लेने हैं तो 5 दिन पढ़ा करो, 2 दिन मज़े किया करो। कोई कहे नहीं नहीं और बढ़ाओ, 4 दिन पढ़ा करो, 3 दिन मज़े लिया करो। कोई कहे नहीं नहीं तो मारेंगे जूता और अपने कहाँ निकल जाओ, घर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल बात है। तो अगर दिल बहुत उछल रहा है घूमने फिरने का, पिक्चरें देखने का, तो उसको क्या करो ना, 5 दिन और 2 दिन कर लो, या 6 दिन और 1 दिन कर लो। ज़्यादा बेहतर क्या होता है, 6 और 1। सैटरडे को क्लास लेके जाओ, फिर पढ़ाई मत करो, फिर संडे शाम तक कोई पढ़ाई नहीं, कोई स्टडी नहीं, पढ़ाई की कोई बात तक नहीं। कोई करे तो जूता मार दो उसको, कह दो भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, जो बातें करनी है हीरो हीरोइन पिक्चर इसी सब की बात होगी, पढ़ाई वढ़ाई की कोई बात नहीं। उसे क्या होगा, बदमाशियाँ, हाँ, उसे मन क्या हो जाएगा, फ्रेश हो। फिर 6 दिन क्या कर पाओगे। तो ऐसे करो। और ज़्यादा अच्छा होता है कि मन को क्या कर लो, मार लो। मन मारना सबसे, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। बट ऐसा नहीं कि 7 दिन कोई पढ़ सकता है, एक दिन उसको आराम करने के लिए चाहिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ फिल्में देख लो, कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे नहीं हम क्या कर लें, सो लें। बिल्कुल भाई सो ले, चरस फूक सो जा, है ना। तू 1 बजे जा तो सो जा, तू शाम को उठ, तू उठी मत, तू सुबह अगले दिन उठ, सब तू तेरा है। अपनी नींद क्या कर लो, पूरी कर। जैसे मैं मोस्टली क्या करता था, मुझे जब कुछ समझ में ना आए तो सबसे आसान तरीका है आराम से लाइट बंद करो और तान के क्या करो, सो जाओ, भाड़ में गया खाना पीना नाश्ता, उठेंगे तो देखेंगे। तो मेरा तो यही था कि जब बहुत ज़्यादा दिमाग चिड़चिड़ापन महसूस करे, गुस्सा आए, गालियाँ देने का क्या करे, मन किताबें क्या करनी पड़े, फाड़ने का दिल करे, तो किताब बंद करो, सुकून से सो जाओ। 5-6 घंटे के बाद अपने आप दिमाग क्या हो जाएगा, स्टेबल। बट तुम लोग कहाँ सोओगे। आजकल के जनरेशन बहुत क्या हो गई है, बहुत आगे निकल गई। पाप है जो तुम करना चाहते हो या कर रहे हो, है ना। अच्छाइयाँ नहीं है वो सब। ज़िंदगी में कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वरना पता है क्या होगा, आप तो बर्बाद हो ही गए, आपकी अगली जनरेशन भी क्या हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कुदरत बड़ा रिवेंज लेती है। कायनात जो है ना बदले पे उतारू होती है, बदला बहुत कमाल कर लेती है। और कभी कभी जितना तुम करते हो उससे ज़्यादा रिटर्न करना पड़ता है। तो कोई कहता है गुनाह एक सूद की तरह होता है ना। गुनाह एक सूद की तरह है, अगर करोगे तो वो सूद समेत वापस देना पड़ेगा। और कितनी खतरनाक बात कही गई, या तुम दोगे या तुम्हारी फैमिली का कोई देगा या तुम्हारे बच्चे देंगे, बट किसी ना किसी को उसको पे करना ही पड़ेगा। तो जब तुम नेचर की रियलिटी को समझोगे ना, तो जो तुम बहुत ऐसे मुस्कुरा रहे हो अंदर अंदर बातों को सोच के, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि कुदरत कुछ और कह रही है। जो तुम समझ रहे हो फिल्मों में देख के, रील्स को देख के, जो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, उससे कुदरत उस सबको नहीं समझती। कुदरत ना तो यूट्यूब देख रही है, ना तो उसको इंस्टाग्राम से मतलब है, ना उसको व्हाट्सअप से मतलब है। वो कुदरत है, वो हवा, पानी, आग, जल, ज़मीन, आसमान उसने बनाया है, वो सब अंडरस्टैंड करती है, वो सब कुछ समझती है। तुम्हारी दिल की बात, दिल की गहराइयों में कोई बात छुपी हुई, कोई बात वो फील करती है। और सिर्फ फील नहीं करती, उसका कमाल का रिफ्लेक्शन देती है। आपका चलना भी देखती है, आपकी आंखें भी देखती है। और तुम मत समझो कि तुम छुप के कुछ गलत करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, बट तुझे उसका सूद वापस करना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी एज में था, आई नो कि तुम क्या समझते हो अपने दिमाग में, है ना। और मैं कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ,
मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जो कुछ तुम्हारे दिमाग में पक रहा है ना, वो एक सूद की तरह वापस होना पड़ेगा। और सूद कितना खतरनाक है, तू देगा, तेरा फैमिली का कोई देगा, तेरे बच्चे देंगे, देंगे जरूर देंगे। क्योंकि जो कर रहे हो या जो करने की कोशिश में हो क्या है, वो गलत है। अच्छे मन में ही पढ़ाई और कामयाबी आती, बुरे मन में ना तो पढ़ाई आती, ना कुदरत की कोई खूबसूरती महसूस होती है बुरे दिमाग में। उसको सारी दुनिया क्या लगती है, वो भी बर्बाद है, उसको दुनिया भी बर्बाद लगती है। जैसे कोई चरस पी रहा है, उसको दुनिया से क्या उम्मीद है, वो कहीं कोई उम्मीद देख पा रहा है? सोच के देखो, वो शराब पी रहा है, चरस फूंक रहा है, उसको क्या उम्मीद है दुनिया में? उसको कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक अच्छा मन बहुत उम्मीदों भरा होता है, और कैरेक्टर का बहुत मजबूत होना चाहिए। कैरेक्टर का लूज आदमी ऐसे ही है कि जिसकी ना तो आगे कोई वैल्यू बचेगी, ना कोई इज्जत बचेगी, समाज में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचे। सब कुछ करिए, हंसिए, गाइए, फिल्में देखिए, घूम लीजिए, आइसक्रीम खाने चले जाइए, बाइक चला लीजिए, कैरेक्टर बर्बाद मत करिए। क्योंकि वो बर्बाद हो गया, जनरेशन खत्म कर दी आपने, आप भी गए, आपकी पूरी कहानी गई। क्योंकि कैरेक्टर ही नहीं है आप में कोई। जब आप में कोई कैरेक्टर नहीं है तो आपके परिवार में कैसे कोई कैरेक्टर आएगा? और सूद कैसे वापस होगा? वो तो वापस होगा। तो मन, अच्छा इंसान बन, बुरा बनने की जरूरत नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है, अच्छे इंसान की भी जरूरत है, वो बन। कुछ भी करो, मैं कहता हूँ पढ़ाई का मन नहीं है, मूवी देख लो, गाने सुनो, कमरा बंद करके डांस कर लो, सब बहुत अच्छा है। लेकिन बुरे विचार मन से दूर रखो, क्योंकि अगर दिमाग में गंदी चीज़ें आ गई तो आपका ब्लड गंदा हो गया बेटा, आप ख़त्म हो गए, आप ख़त्म, आपकी जनरेशन्स ख़त्म। और आपको लगता होगा आप लखनऊ में हो, कोई जानेगा नहीं, आपकी बहुत बड़ी क्या है गलती है। आप करके देख लो, आपके पूरे शहर में, पूरे गांव में पता होगा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तुम ये मत सोचो कि किसी को मालूम नहीं चलता, तुमको नहीं पता चलेगा कि किसी को खबर नहीं, बट खबर सबको है। तो मैं जो बातें कहता हूँ उसमें गंदगी मत लाने, मजा लेने का क्या मतलब समझ लेते हो? तो क्या ही मजा ले लोगे? तो अच्छे इंसान बनिए, उससे क्या होगा, आपके माँ बाप भी आपको देख के सुकून महसूस करेंगे, आपकी फैमिली देख के आप पे थोड़ा गर्व महसूस करेगी कि इस ज़माने में मेरा बच्चा, मेरी बेटी एक अच्छे कैरेक्टर के हैं, कि हम उन पे भरोसा रख के उनको कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा करके आपको भेजा है। ये भरोसा करके कि आप उनका भरोसा नहीं तोड़ोगे। लोग बहुत आसानी से तोड़ दे रहे हैं, और हाथ में क्या है उनके? कुछ नहीं है, बेकार है, सब खत्म कर दिए, सब बर्बाद करके बैठ गए। आप पढ़ने आए थे, बस पढ़िए, पढ़ने के साथ घूमना है घूम लीजिए, दोस्त हैं आपके उनके साथ घूम लीजिए, फिल्में देखनी है दोस्त के साथ बैठ के देख लीजिए, बातें करनी है अपने दोस्त को पकड़ो, बैठ के बातें कर लो, फिर सो जाओ, फिर पढ़, यही सब करिए। उसके आगे कदम मत बढ़ाइए, क्योंकि जिसने भी उसके आगे कदम बढ़ाया है उसको हमने आज तक कभी सुकून में नहीं देखा है, वो बर्बाद ही हुआ है। ना उसके पास कैरियर बचता है, ना उसके पास इज्जत बचती है। लोग कहते हैं बेकार है, ये इससे क्या बात करनी। मेरा खुद एक दोस्त था, मेरा बहुत खास, लेकिन इतना ख़राब कैरेक्टर हो गया कि मुझे उससे क्या करना पड़ा, बहुत दूर जाना पड़ा। तो लोग आपका साथ छोड़ते चले जाएं। बच्चे हैं, बच्चे बन के रहे, बड़े होंगे बड़े बन जाइए। उम्र से पहले काम मत करिए। हर चीज़ का क्या होता है, समय होता है, उस समय का वेट करिए। जैसे फल देखो ना, फल का भी क्या होता है, समय होता है। आम निकला, अंकुर हुआ, आम छोटा है, तोड़ के खा लोगे, क्या मिला? बढ़ने दीजिए, आम पकेगा। तो हर चीज़ का क्या है, टाइम है। समय से पहले कर लेंगे, बर्बाद हो जाए। आज आपका जो समय है वो सिर्फ एक काम का है,
मस्त रहने का, गाने गाने का, खुश रहने का, और थोड़ा बहुत क्या करने का, पढ़ चिल। 2-4 दोस्त होंगे आपको, उन्हीं में मगन। ये है अच्छे कैरेक्टर्स। बाकी मन में जितने भी विचार आते हैं ना, वो सब गंदे हैं, उनको साइड कर दो। क्योंकि उन विचारों पे अगर चलेंगे हम तो हमारा कैरेक्टर भी गया और हमारी पढ़ाई भी गई, हमारा जो ख्वाब था डॉक्टर बनने का वो भी गया, और हमारी इज्जत भी गई, हमारे बाप की भी गई। क्योंकि लोगों को सिर्फ एक क्या चाहिए, एक बहाना चाहिए। वो इतना ढिंडोरा पीटेंगे ना कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो खुश रहिए, अच्छे कैरेक्टर के बनिए। एक पेड़ कैसा होना चाहिए, हरा भरा छायादार। पेड़ सूख जाए तो काट देना चाहिए, वैसे इंसान होता है। अच्छे कैरेक्टर का है तो इंसान अच्छा है, हरा भरा है, जहाँ भी होगा आसपास वालों को क्या देगा, सुकून और खुशी देगा। और बुरा कैरेक्टर है तो उससे फिर दूर हो जाओ, क्योंकि उसके कैरेक्टर से। तो कैरेक्टर एक बहुत अहम चीज़ है, वो ऐसी चीज़ नहीं है जो खो के वापस मिलती नहीं। वापस एक बार गई तो गई, वापस नहीं पा पाओ। अभी आपका जो काम है वो यही सब, चिल मारना, गाने सुनना, किताबें बुक पढ़ लेना, बायो की किताबें पढ़ना, अपना सिलेबस पढ़ लेना, सो जाना, फिल्में देख लेना, दोस्तों से बातें करना, बस उतने पे रहिए। और क्या रहिए, मस्त रहिए। कभी डिप्रेशन में नहीं जाए, कभी परेशान नहीं है। किरदार जब अच्छे होते हैं तो अपने आप ब्रेन बहुत क्या होता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। वो कभी डिप्रेशन में, उलझन में, परेशानी में नहीं जाएगा। वो हमेशा क्या रहेगा, हाँ एक चीज़ से परेशान होगा कि जब तुम सही से पढ़ाई, क्योंकि अच्छाई तो सब में है ना, ऐसा कौन इंसान है जो बहुत बुरा हो, सब में वो सेल्फ अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं, वो उसको महसूस होती। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप थोड़ा सा उलझन में आओ। तो उसके लिए क्या किया करो, थोड़ा बहुत तस्कीन के लिए, दिल के कल्ब के सुकून के लिए 2-4 घंटे किताब खोल के बैठा करिए, आपको अच्छा महसूस हो। ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए, आप मरिए मत, मर तो जाना ही है एक दिन गहरी सांस लेंगे, ख़त्म कहानी। 2-4 लोग रोए पीटेंगे, 10-20 लोग जाके क्या करेंगे, जला देंगे, दफना देंगे, वापस आके बिरयानी और तीसरे दिन मुर्गा खाएंगे, आपको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। तो मरना तो एक दिन है ही, बट मरने के पहले नहीं मरना चाहिए। मरने के पहले फिर क्या करिए, जीना चाहिए। और जीने का एक तरीका सीखिए, अच्छा इंसान बनिए, पॉजिटिव बातें करिए, निगेटिविटी से बहुत क्या रही है दूर, किरदार अच्छे बनाइए, दुनिया को समझिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए, कुछ सीख लो, कोई कहानी पढ़ लो, नहीं मन है पढ़ाई का, कोई बुक लेके चले जाओ, उसको कभी कभी रीड कर लो अगर स्टडी में मन नहीं लग रहा है तो ये सब आपको कुछ ना कुछ सिखा दे, और साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बना दे। तो अच्छा इंसान बनना बहुत क्या है, बहुत ओवर स्मार्ट मत बनिए। जैसे किसी को बेवकूफ़ समझना क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप न्यूट्रल हो जाइए। जज करना बिल्कुल क्या कर दीजिए बंद, कौन अच्छा है कौन बुरा है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। अपने आप से मतलब रखो और खुश रहो। हर समय इसमें ग्लूकोज मत खर्चा करो कि ये अच्छा है या बुरा है, ये कैसा है, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ये सब। कोई ना किसी से बहुत स्मार्ट है ना कोई किसी से बहुत बुद्धू है, सबके अपने कैरेक्टर्स। बट इंसान अच्छा हो, है ना। माँ बाप की क्या करो इज्जत। कुछ बच्चे होंगे बदतमीजी से बात करते हैं, अबे वो पेड़ है तेरा, सो चिड़िया जिस पेड़ पे बैठी हो क्या उसके डाल को काट सकती है, उसके पत्ते को। तो उन्हें तुमको पाला पोसा है, तुमको इतना बड़ा किया, साले पिद्दी से थे तुम, 3 किलो के थे तुम जब पैदा हो गए, आज साले सांड हो गए, वो 60 किलो के हो गए, 50 किलो के हो गए। तो ये जो इतना वजन तुम्हारा बढ़ा है, तुम्हारी जो लंबाई थी 1 फीट की थी, तुम आज साले 6 फीट के हो गए, 5.5 फीट के हो गए। तो ऐसे नहीं हो गए, किसी का खून और क्या लगा है, पसीना लग बहा है, तब तो इतना बड़ा हो गया। तेरे रोगों में किसी की मेहनत का क्या है, ब्लड है, उसका हक है तेरे पे। पहले तो इज्जत, दूसरा सुकून। और एक माँ बाप को सुकून तभी मिलता है जब उसके बच्चे एक अच्छे कैरेक्टर के, वरना उनको कहाँ सुकून मिलता। दुनिया में बहुत चीज़ें खुश होने के लिए, एक ही चीज़ नहीं है,
बहुत चीज़ें जिसको देख के आप खुशी महसूस कर सकते। तो ये सब करो, लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, पढ़ाई तो हो जाएगी। पढ़ाई करना है, अगर आपको दिल से डॉक्टर बनना है, एक दिन आप बन जाओगे, उसमें कोई शक नहीं। 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, हो सकता है समय लगे, बट डॉक्टर बनो, बस खुश रहो यार, है ना। चलिए, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आपको। कल आते हैं, कल इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अच्छा बनिए। ये आपका क्या है? हाँ, देखिए, इस बच्ची ने सवाल पूछा है, एक बार सुन लो सभी लोग। उन्होंने कहा है कि जब आप कंपोनेंट लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किसका कंपोनेंट लेंगे। आइए दिखाते हैं। बी क्रॉस में है, लेंथ और वेलोसिटी चेक करो, एल और वी बी के परपेंडिकुलर है, सही है, तो बी को छोड़ दो क्योंकि बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। अब बचा कौन, एल और वी। अब या तो एल को रख के वी का कंपोनेंट ले लो, या तो वी को रख के एल का। पता है क्यों? देखो, अगर मैं इस रॉड को ऐसे बना दूँ, ये बन जा भाई, बन जा, ये वेलोसिटी है और ये क्या है, और ये एंगल क्या था, वी, ये था थीटा। अब मैं अगर वी को ऐसे लिख लेता हूँ तो एल के कंपोनेंट लेता हूँ, ये एल है बेटा, तो एल का ये कंपोनेंट क्या हो गया, एल साइन थीटा, और ये क्या हो गया, तो मैं किसको छोड़ दूंगा, मैं बी को पकड़ूंगा, मैं वी को पकड़ूंगा, और किसको पकड़ूंगा, एल साइन थीटा। तो अगर वी का कंपोनेंट नहीं लेना तो एल का ले लो, एल का नहीं लेना तो वी का। अब कोई बच्चा हो सकता है वेलोसिटी का यहाँ कंपोनेंट कर दे, कोई किसका कर दे, लेंथ का कर दे, एल साइन थीटा एंड एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा किसके पैरेलल हो गया, साइड कर दो, किसको ले लो, एल साइन थीटा। समझ में आ गया? हाँ, तो जो मर्जी उसका ले लो, वी को छोड़ो एल को पकड़ लो, या एल को छोड़ के वी को पकड़ लो। बात क्लियर हो गई? चलिए, कल आएंगे, कल यहाँ से इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मान के